गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास के टॉपिक में अपन बात कर रहे थे किसकी, मल्टीपल एलिनिज्म या बहुयुग्म विकलता की। मल्टीपल एलिनिज्म से पहले मेंडल ने क्या कहा था कि प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करने वाला जो जीन है उस जीन के दो स्वरूप आते हैं। दोनों स्वरूप आपस में क्या कराते हैं, युग्म में विकल्पी कराते हैं, जिसके कारण एक लक्षण के भी कितने स्वरूप बनते हैं, दो स्वरूप बनते हैं और दोनों स्वरूप एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, जिन्हें विपरीत स्वरूप कहते हैं, जिसमें एक प्रभावी व दूसरा अप्रभावी होता है। अब किसी लक्षण का नियंत्रण यदि युग्म विकल्पी द्वारा एलियन द्वारा होता है तो उस कंडीशन में उस लक्षण के स्वरूप भी कितने बनेंगे बेटा, दो ही स्वरूप बनेंगे और दो स्वरूप में से एक प्रभावी और दूसरा क्या होगा, अप्रभावी। अब यदि इसके स्थान पर किसी लक्षण को, ये मैंने विचलन की बात करें पर किसी लक्षण को नियंत्रण करने वाला जो जीन है उस लक्षण के उस जीन के ये दो से क्या होगा, अधिक स्वरूप हो तो ऐसे जीन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीन। और मल्टीपल एलीन द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति का यदि नियंत्रण होता है तो इस प्रकार की वंशानुगति को मल्टीपल एलिनिज्म या क्या कहते हैं, बहुयुग्म विकलता। सीधे शब्दों में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मेंडल प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करने वाला जो जीन है उसके दो स्वरूप हैं और दोनों स्वरूप को आपस में क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। और यदि किसी युग्म विकल्पी या एलियन द्वारा किसी लक्षण का नियंत्रण होता है तो उस लक्षण के स्वरूप भी कितने बनेंगे, दो, और दोनों स्वरूप एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। इसलिए ऐसे स्वरूप को अपन क्या कहते हैं, विपरीत स्वरूप, जिनमें से एक प्रभावी और एक क्या करना, अप्रभावी। लेकिन वो मेंडल का भाग्य था कि उन्होंने मैटर के बाद का चयन किया था और उसमें लक्षणों का नियंत्रण करने वाला, प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण करने वाले जीव के कितने स्वरूप थे, या 7 जो विपरीत स्वरूप लिए थे उनमें प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा था, युग्म विकल्प। अब समझ क्या है, बहुयुग्म विकलता या मल्टीपल एलिनिज्म। मल्टीपल एलिनिज्म का क्या है, जब किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाला कोई जीन है और उस जीन के यदि दो से क्या होगा, अधिक स्वरूप हो तो इस प्रकार के जीन को तो बताएंगे क्या, मल्टीपल एलियन या बहुयुग्म विकल्प। और मल्टीपल एलियन या बहुयुग्म विकल्पी जीन द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति होती है तो इस प्रकार की वंशानुगति को फिर अपन क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिनिज्म या बहुयुग्म विकल्प। जिसके कारण मल्टीपल एलिनिज्म के द्वारा, एलियन के द्वारा किसी लक्षण की यदि वंशानुगति होती है तो उस लक्षण के दो स्वरूप के स्थान पर बेटा संयोग दो से क्या बनेंगे, अधिक स्वरूप बनते हैं। क्या बनते हैं, दो से अधिक स्वरूप बनते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मानो ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस सदैव किसका द्वारा नियंत्रित होती है, मल्टीपल एलिनिज्म द्वारा नियंत्रित। अब मानव ब्लड ग्रुप का निर्धारण क्या है, तो मानव में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप को 4 समूह में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, आरबीसी
प्रतिजन के आधार पर। प्रतिजन क्या है? तो वह कोई भी कार्बनिक क्या है? कार्बनिक पदार्थ जो अपने शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन। जो बाहरी या शरीर का आंतरिक पदार्थ भी हो सकता है। अब मानव प्रकृति को आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? 4 ग्रुप। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन पाता है उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं ए ब्लड ग्रुप। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर बी प्रतिजन पाता है उसे कहते हैं बी ब्लड ग्रुप। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाते हैं उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। और जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर कोई प्रतिजन नहीं पाता है उसे कहते हैं जीरो ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप। अब मानव में जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, इन 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस या वंशानुगति का नियंत्रण करने वाला जो जीन है वो कौन सा बताओ? ये आई जीन एक मल्टीपल एलील वाला जीन है जिसके 3 स्वरूप होते हैं। एक आई ए जीन, दूसरा आई बी जीन और तीसरा क्या है? आई जीरो जीन। अब दूसरा ध्यान रखना है कि आई ए जो है आई जीरो पर क्या है? प्रभावी है। आई बी जीन है ये भी आई जीरो पर क्या है? प्रभावी है। तथा आई ए और आई बी आपस में क्या है? सप्रभावी। अब ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला जीन है, उस जीन के स्वरूप को बड़ा कितने हो गए? 3, आई ए, आई बी और आई जीरो। लेकिन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने की जो संगति है उस संगति में इन 3 जीन में से केवल कितने स्वरूप पहुंचते हैं? 2 स्वरूप, जिनमें से एक स्वरूप नर से और एक स्वरूप किससे प्राप्त होता है? मादा से प्राप्त होता है। जिसके कारण मानव ब्लड ग्रुप की वंशानुगति में ब्लड ग्रुप के लक्षण का तो कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। जबकि जीन प्रारूप कितने प्रकार के बनते हैं? 6 प्रकार के बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? तो देखो, यदि किसी संतति में नर और मादा दोनों से आई ए और आई ए जीन पहुंचता है तो लक्षण का रूप या प्रतिरूप तो क्या हो गया? ए ब्लड ग्रुप हो गया बेटा। लेकिन इसका जीनोटाइप क्या होगा? जीन प्रारूप क्या बना? तो समयुग्म जी ए ब्लड ग्रुप। यदि नर या मादा में से संतति में आई ए और दूसरी तरफ क्या पहुंचता था? आई जीरो, तब भी लक्षण प्रारूप तो क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप। और जीन प्रारूप क्या हो गया? विषम युग्मजी ए ब्लड ग्रुप। या संतति में क्या हो सकता है? नर और मादा दोनों से आई बी जीन पहुंच सकता है। ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। और जीन प्रारूप क्या हो जाएगा? समयुग्मजी बी ब्लड ग्रुप। या संतति में नर या मादा में से आई बी और साथ में क्या
लेकिन जीन प्रारूप क्या होगा? विषम युग्म जी बी ब्लड ग्रुप। या मैं क्या बोला, दोनों से क्या बोल सकते हैं? आई और आई ए और आई बी बोल सकते हैं। तब ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए बी ब्लड ग्रुप। और जीन प्रारूप क्या होगा? विषम युग्म जी ए बी ब्लड ग्रुप। और यदि दोनों ही क्या हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप। और जीन प्रारूप क्या होगा? संयुग्म जी ओ ब्लड ग्रुप। अब इस संधि में आई ए और आई ए पहुंचते हैं तो ए ब्लड ग्रुप क्यों बना? क्योंकि आई ए जीन जो है वो आरबीसी सतह पर कैसा प्रतिशत बनाएगा बेटा? ए प्रतिशत बनाएगा। और जिस व्यक्ति की आरबीसी सतह पर ए प्रतिशत बनता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाले दोनों जीन क्या है? समान है, संयुग्म जीन। अब दूसरा, यही संधि में आई ए और आई जीरो पहुंचता है तब भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। ए ब्लड ग्रुप क्यों हुआ? क्योंकि आई ए आई जीरो पर प्रभावी है तो आई ए जीन के कारण आरबीसी सतह पर क्या बनेगा? ए प्रतिशत बनेगा। और आई जीरो कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। और जीन प्रारूप में क्या हो जाएगा? निर्धारण करने वाले दोनों जीन समान नहीं है और दूसरे ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप। यदि संधि में आरबीसी सतह पर संधि में कौन सा जीन पहुंचता है? आई बी पहुंचता है तो ये आरबीसी सतह पर कौन सा एंटीजन बनाएंगे? बी प्रतिशत का एंटीजन बनाएंगे तो उसके कारण संधि का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। और जीनोटाइप में क्या हो जाएगा? संयुग्म जी। और इस कंडीशन में आई बी और आई जीरो पहुंचता है तो उस कंडीशन में आई बी अपने आप को प्रकट कर देगा क्योंकि ये इस पर प्रभावी है तो उसके कारण आरबीसी सतह पर बी एंटीजन बनेगा। ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? बी ब्लड ग्रुप। लेकिन साथ में कैसा होगा? विषम युग्म जी ब्लड ग्रुप। अभी भी संधि में कैसा जीन प्रारूप पहुंचता है? आई ए और आई बी पहुंचता है। आई ए और आई बी दोनों सह प्रभावी है, साथ साथ प्रकट होते हैं तो आरबीसी सतह पर ए व बी दोनों प्रकार के प्रतिशत बनेंगे। दोनों प्रकार के प्रतिशत बनने के कारण ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन पोजीशन में जीन प्रारूप में कैसा होगा? विषम युग्म जी ए बी ब्लड ग्रुप। और छठी कंडीशन क्या है बेटा? यदि संधि में कैसा दोनों ये आई जीरो ये किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करेगा तो इसलिए से ब्लड ग्रुप क्या कर दिया? जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो और ऐसा होता है इसलिए इसका नाम क्या दिया? ओ ब्लड ग्रुप। और अप्रभावी जीन है वो सदैव अपने आप को क्या करता है? संयुग्म जी अवस्था में ही प्रकट करता है। ये आपके पास मानव ब्लड ग्रुप की वंशानुगति में दोनों उदाहरण बन रहे हैं। किसके? मानव ब्लड ग्रुप की वंशानुगति जो है वो मल्टीपल एलिनिज्म का उदाहरण भी है और साथ में कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता का भी क्या बेटा? उदाहरण है। अब इसके आधार पर आप ब्लड ग्रुप से संबंधित किसी भी प्रकार की वंशानुगति की जो जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो या अगर पेरेंट्स का जीन प्रारूप याद है तो उसके आधार पर संधि का ब्लड ग्रुप भी निर्धारण कर सकते हो। जैसे मान लो कि ए बी ब्लड ग्रुप वाली कोई महिला है उसका विवाह किससे कहता है? ओ ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से कहता है तो उत्पन्न संधियों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? किसका किसके साथ क्रॉस करा है अपन? ए बी ब्लड ग्रुप का ओ पुरुष के साथ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाले पुरुष के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो उसकी संधियों का अपन क्या करना है? लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप भी कह सकते हो। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप की महिला है तो उसका जीन प्रारूप क्या होगा? आई ए आई बी क्रॉस ओ ब्लड ग्रुप वाली महिला है, सॉरी पुरुष है तो क्या हो जाएगा? आई जीरो आई जीरो। ये आपके पास में आ गए जनक। जनक से आप क्या निकालो? युग्मक। तो इसमें महिला के अंदर जो अंडाणु बनेंगे वो कैसे बनेंगे? 50% अंडाणु आई ए वाले और 50
प्रारूप की दृष्टि से देखें तो कैसा बनेगा? विषम युग्म जी एक ग्रुप, और यदि ये शुक्राणु इस अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा बेटा? संतति का प्रारूप क्या होगा? IP I0। तो कैसा प्रारूप? लक्षण प्रारूप की दृष्टि से बी ब्लड ग्रुप और जीन प्रारूप की दृष्टि से विषम युग्म जी ब्लड ग्रुप। तो इस जोड़े से उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं उनमें से 50% संतति, क्योंकि एक अनुपात है एक, तो 50% संतति कैसी होगी बेटा? ए ब्लड ग्रुप वाली, और 50% संतति कैसी होगी? बी ब्लड ग्रुप वाली। कैसी होगी? बी ब्लड ग्रुप वाली। अब कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करके आप देख सकते हो, जैसे एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप विषम युग्म जी ए ब्लड ग्रुप है, और कोई महिला है जिसका ब्लड ग्रुप विषम युग्म जी बी ब्लड ग्रुप है, तो उस जोड़े से इस कपल से उत्पन्न होने वाले संततियों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? डायरेक्टली निर्धारण कर सकते हो। आपके पास कपल कैसा है? विषम युग्म जी ए ब्लड ग्रुप पुरुष है, इसका मतलब IA I0, दूसरा IB I0, ये जनक हो गए। क्या बनेगा? लिमिट क्या बनेगा? IA I0, क्या बनेगा? IB I0, क्रॉस करा दो, जेडबल की सहायता से करा दो, डायरेक्टली करा दो। IA IB IA I0 IB I0 I0 I0। कैसा ब्लड ग्रुप? AB ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप? A ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप? B ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप? O ब्लड ग्रुप। अनुपात का आधार पर परसेंटेज क्या होगा? इस जोड़े से 25% AB ब्लड ग्रुप वाली, 25% A ब्लड ग्रुप वाली, 25% B ब्लड ग्रुप वाली, और 25% कैसे उत्पन्न होगी बेटा? 0 ग्रुप। अब इसी प्रकार के जेनेटिक्स से संबंधित ब्लड ग्रुप के संदर्भ में कई क्वेश्चन और दे सकता है आपको, जैसे नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है, और एक जोड़ा जिसका ब्लड ग्रुप A वह क्या है? B, यानी कि पुरुष का मान लो A और महिला का क्या है? B, या महिला का A है और पुरुष का क्या है? B है। तो क्या ये कपल इस बच्चे के लिए मदद कर रहा हो सकते हैं या नहीं? यदि है तो क्यों, और यदि नहीं है तो क्यों? आपको आंसर देना है। कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। मैंने सिर्फ क्या किया है? पुरुष और महिला का ब्लड ग्रुप A और B दिया है, न कि आपको संयुग्म जी या विषम युग्म जी शब्द बोला है। अब आपको आंसर सॉल्व करना है। मेंडल के विचलन की बात करें क्या अपन? मेंडल के विचलन में पहला विचलन अपने पास आया था बेटा अपूर्ण प्रभाविता, अनकंप्लीट डोमिनेंस। दूसरा आ गया आपके पास सहप्रभाविता, और तीसरा आ गया बहु युग्म विकलता। अब चौथा विचलन अपन लेते हैं आज। घातक जीन या लिथल जीन। अब सबसे पहले घातक जीन क्या बताने से बड़ा परिभाषा है। घातक जीन किसे कहते हैं? तो घातक जीन का अर्थ है जब कोई जीन बाह्य लक्षणों का नियंत्रण
साथ साथ यदि उस जीव की जीवन क्षमता या जीवन का भी नियंत्रण करता है, तो ऐसे जीव को अपन क्या कहते हैं? घातक जीव कहते हैं। घातक जीव को दोबारा सुनो, घातक जीव किसे कहते हैं? जब कोई जीव बाह्य लक्षणों का नियंत्रण करने के साथ साथ यदि किसी जीव की या उस जीव की जीवन क्षमता या जीवन को भी नियंत्रण करता है, तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं? घातक जीव कहते हैं। तथा इस प्रकार की घटना या वंशानुगति को घातकता कहते हैं। इस प्रकार की वंशानुगति का अध्ययन सबसे पहले एडबोर्ड कुवेनोथ नामक वैज्ञानिक ने घातक जीव की पहचान या इसकी वंशानुगति का अध्ययन सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक एल कुवेनोथ नामक वैज्ञानिक ने चूहे में की थी। जब एल कुवेनोथ नामक वैज्ञानिक ने चूहे की त्वचा के रंग की वंशानुगति का अध्ययन किया, तो पाया कि चूहे में कैपिटल वाई जीन चूहे के त्वचा में पीला रंग उत्पन्न करता है, जो स्मॉल वाई यानी कि कैसा चीज बेटा? अप्रभावी, पर क्या होता है बेटा? प्रभावी होता है। जब एल कुवेनोथ नामक वैज्ञानिक ने चूहे की त्वचा के रंग की वंशानुगति का अध्ययन किया, तो क्या पाया कि कैपिटल वाई जीन चूहे में कैसा रंग उत्पन्न करता है? पीला रंग उत्पन्न करता है। जो कौन सी जीन पर? वाई स्मॉल वाई जीन, और स्मॉल वाई जीन कैसा रंग उत्पन्न करता है? भूरा रंग उत्पन्न करता है। पर क्या है? प्रभावी होता है। अर्थात पीला रंग किस पर? भूरे रंग पर प्रभावी है, और प्रभावी को कैपिटल वाई से शो कर दिया, और भूरा रंग अप्रभावी है, उसको किससे शो कर दिया बेटा? स्मॉल वाई से शो कर दिया। अब उसके पश्चात एल कुवेनोथ ने पीले रंग के चूहे का क्रॉस किससे कराया बेटा? पीले रंग के चूहे से कराया। तो मेंडल के अनुसार संख्या में पीले रंग का और भूरे रंग के चूहे का अनुपात क्या होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। लेकिन एल कुवेनोथ ने क्या पाया कि जो संख्या का अनुपात आया है उसमें पीले रंग व भूरे रंग की जो संतान उत्पन्न हुई उसका अनुपात 3:1 के स्थान पर 2:1 प्राप्त होता है। इसका मतलब मेंडल के विश्लेषण का नियम या पृथक्करण का नियम यहां लागू नहीं होता। आगे जब उन्होंने एनालिसिस किया तो क्या पाया कि संतान तो कितनी बननी चाहिए? 4, जबकि संतान का अनुपात क्या है? 2:1, यानी 3 संतान उत्पन्न हुई, 1 संतान क्या होगी बेटा? मृत, यानी कि उसकी क्या होगी?
मृत्यु हो गई। तब उन्होंने पाया कि जो वाई जीन है वो पीले रंग के रंग का नियंत्रण करने के साथ साथ चूहे की जीवन क्षमता को भी नियंत्रण करता है। जब ये वाई जीन कौन सी अवस्था में पहुंचता है, कैपिटल वाई जीन समयुग्मजीय अवस्था में पहुंचता है, तो ऐसे चूहे क्या रहते हैं, जीवित नहीं रहते हैं। तो वाई जीन यहां कौन सी अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में किस जीन का कार्य करता है, घातक जीन का कार्य करता है। और इस प्रकार की वसांगति को अपन क्या कहते हैं, घातकता कहते हैं। जैसे क्रॉस करा के देखो, क्योंकि जो चूहे जीवित थे वो विषम युग्मजीय अवस्था में पीले थे, इसका मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई चूहा जीवित रहेगा, उसका उसी के साथ क्या कराया अपन ने, क्रॉस कराया, क्या बनेगा गैमेट्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस कराया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये भी कैसा था, पीला रंग, ये भी कैसा था, पीला रंग, ये भी पीला, और ये कैसे रंग का चूहा था, भूरे रंग की संतान थी। लेकिन समयुग्मजीय अवस्था में जो पीला रंग हुआ था, उस चूहे की क्या हो गई ना, डेथ हो गई। जबकि ये क्या कर रहे थे ना, सर्वाइवल कर रहे थे। इसका मतलब जो वाई जीन है प्रभावी अवस्था, प्रभावी वाई जीन समयुग्मजीय अवस्था में लक्षणों का नियंत्रण करने के साथ साथ जीवन क्षमता का भी नियंत्रण कर रहा है। इसलिए कौन सा हो गया, घातक, जिसके कारण जो शक्ति है उनका अनुपात, सर्वाइवल करने वाली शक्ति है उनका अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 2:1 प्राप्त। क्या प्राप्त हुआ, 2:1 प्राप्त। अगला प्रश्न थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैंने बिजनेस के विषय के नियम का ये पालन नहीं करता है घातक जीन। फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न आता है बहुप्रभाविता। अगला क्वेश्चन आता है बहुप्रभाविता। अब बहुप्रभाविता क्या है, मेंडल के अनुसार एक जीन एक ही लक्षण का नियंत्रण करता है। मेंडल के अनुसार एक जीन एक ही लक्षण का क्या करता है, नियंत्रण करता है। दूसरे लक्षण का नियंत्रण दूसरा जीन करता है। लेकिन अनेक ऐसे उदाहरण बाद में वैज्ञानिकों को मिले जिनमें एक लक्षण एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। ऐसे जीन को क्या कहते हैं, बहुप्रभावी जीन। और इस प्रकार की वंशानुगति क्या कहते हैं, बहुप्रभावी। क्या करेंगे, सामान्य एक जीन एक ही लक्षण की वंशानुगति पर नियंत्रण करता है, या अपन ये कहते हैं कि एक जीन एक ही लक्षण का नियंत्रण करता है। यदि कोई जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है तो इस प्रकार के जीन को तो अपन कहते हैं बहुप्रभावी जीन, और इस घटना को अपन कहते हैं बहुप्रभावी। अब मेंडल ने जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन में क्या था, एक जीन एक लक्षण का क्या कर रहा था, नियंत्रण। को प्रत्येक लक्षण के समूह प्रत्येक जीन के समूह कितने थे, 2। उसके कारण उस लक्षण के समूह कितने बन गए, 2 समूह। और 2 समूह एक दूसरे क्या थे, विपरीत, जिन्हें अपन ने कैसे समूह कह दिया। यहां पर क्या कर रहे हैं, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का क्या है, जब कोई जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है तो ऐसे जीन को अपन क्या कहते हैं, बहुप्रभावी जीन। और इस प्रकार की वंशानुगति या इस घटना को अपन क्या कहते हैं,
व्हाइट आइज। अब रेड आइज उत्पन्न होती है किसके कारण? प्रभावी जीन के कारण। और व्हाइट आइज उत्पन्न होती है किसके कारण? अप्रभावी जीन के कारण। जब अप्रभावी जीन ड्रोसोफिला में पहुंचता है तो उसकी संधियों में किस प्रकार की व्हाइट आइज उत्पन्न होती है। अब व्हाइट आइज का नियंत्रण करने वाला ये जो अप्रभावी जीन है वो व्हाइट आइज के लक्षण का नियंत्रण करने के साथ साथ ड्रोसोफिला के पंखों की आकृति वह ड्रोसोफिला के उदर की आकृति का भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। जिस ड्रोसोफिला में अप्रभावी जीन के कारण व्हाइट आइज उत्पन्न होती है उस ड्रोसोफिला में पंखों की आकृति कैसी होती है? अवशेषी पंख के रूप में होती है। अवशेषी पंख का मतलब पंख पाते हैं लेकिन वो पंख उड़ने में काम नहीं लेते। और साथ में उधर की आकृति कैसी होगी बेटा? कुंडली होगी। कहने का मतलब क्या है? आई कलर चेंज तो पंख की आकृति व उधर की आकृति की क्या हो जाती है बेटा? चेंज। यदि व्हाइट आइज ड्रोसोफिला में उत्पन्न होती है जो किसके कारण उत्पन्न होती है? अप्रभावी जीन के कारण, तो उसके साथ साथ उसमें पंख भी कैसे उत्पन्न होंगे? अवशेषी पंख उत्पन्न होंगे। उधर कैसे आकृति का होगा? कुंडली आकृति का होगा। यदि व्हाइट आइज नहीं आ रही इसका मतलब अप्रभावी जीन नहीं पहुंच रहा है, रेड आइज आएगी। रेड आइज आते ही पंख की आकृति और उधर की आकृति भी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। इसका मतलब आंखों के कलर का नियंत्रण करने वाला जीन साथ में पंखों की आकृति व उधर की आकृति का भी क्या करता है? नियंत्रण। इस घटना को क्या कहते हैं? बहुप्रभावी जीन। और इस घटना किस प्रकार की वर्षा को क्या कहते हैं? बहुप्रभावी। बहुप्रभावी का इसके साथ और दूसरे उदाहरण आपके सिलेबस में है, डिटेल में भी इसको अपन आगे पढ़ते जाएंगे। मानव में एक रोग है बेटा सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया शब्द जब भी बायोलॉजी में लग जाएगा उसका अर्थ है ब्लड की किसी प्रकार की कमी। सेल का अर्थ है कोशिका और सिकल का अर्थ है हंसिया के आकार की। हंसिया कैसा होता है? दक्षिण भारत में जो गुंडे हैं वो पीछे से जो चाकू निकालते हैं, छुरा निकालते हैं, उसके आकार के प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे। अब मानव में एक आनुवंशिक रोग है सिकल सेल एनीमिया। उसकी वंशानुगति किसका लक्षण किसको शो करती है? बहुप्रभाविता को शो करती है। अब क्या है सिकल सेल एनीमिया? तो आप सबको पता है आरबीसी, ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी एक प्रकार की सेल है जिसमें ऑक्सीजन का ट्रांसफर करने वाला हीमोग्लोबिन नामक संयुक्त प्रोटीन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक संयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का शरीर में फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? ट्रांसफर। अब इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करने वाला जो जीन है उस जीन का नाम भी क्या रख दिया? HB जीन। और इस HB जीन की दो फॉर्म है, एक HBA और दूसरे का नाम रख दिया HBS। ये इसकी प्रभावी अवस्था
और ये इसकी क्या है बेटा, अप्रभावी अवस्था। यदि संधि में HbA पहुंचता है तो सामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। सामान्य हीमोग्लोबिन का जब निर्माण होगा तो आरबीसी की आकृति बाइकोनकेव प्रकार की होगी। बाइकोनकेव प्रकार की आकृति बनने के कारण वो आरबीसी उस आरबीसी का हीमोग्लोबिन अणु के साथ जुड़कर शरीर की अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करने में क्या होगा बेटा, सक्षम। अब यदि संतान में HbA जीन के स्थान पर कौन सा जीन पहुंचता था, अप्रभावी HbS जीन पहुंचता है, तो उस व्यक्ति के अंदर बनने वाली जो आरबीसी है उस आरबीसी का हीमोग्लोबिन परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन के निर्माण में भाग लेने वाले प्रोटीन, हीमोग्लोबिन के प्रोटीन के एमिनो एसिड का कर्मजन हो जाएगा। कर्मजन होते ही आरबीसी की आकृति बाइकोन के उससे बदलकर कैसे हो जाएगा, हंसिया के आकार की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिकल कहते हैं। अब हंसिया के आकार के आरबीसी होने के कारण हंसिया के आकार के आरबीसी का हीमोग्लोबिन Hb के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने में असक्षम हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति में खून की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। अब खून की कमी किसके कारण हुई या एनीमिया रोग किसके कारण हुआ, आरबीसी की आकृति सिकल सेल शेप होने के कारण, इसलिए इस आनुवंशिक का नाम ही क्या रख दिया, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, प्रभावी जीन के कारण या अप्रभावी जीन के कारण, अप्रभावी जीन के कारण। किसके कारण बेटा, अप्रभावी जीन के कारण। और अप्रभावी जीन अपने आप को प्रकट करता है केवल कौन सी अवस्था में बेटा, समयुग्मजी अवस्था। इसके कारण सिकल सेल एनीमिया की वंशानुगति में कितने प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं, 3 प्रकार। या तो संतति में क्या हो सकता है बेटा, HbA हो सकता है, तो व्यक्ति कैसा होगा, सामान्य होगा। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, HbA/HbS, यानी कि विषम अवस्था में, इस अवस्था में व्यक्ति एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित तो नहीं होगा, लेकिन किसका कार्य करेगा बेटा, वहां का। अगली स्थिति में अप्रभावी जीन को पहुंचाने के कार्य करेगा, इसमें वहां का। और तीसरी कंडीशन में HbS/HbS, ये अप्रभावी जीन की कौन सी होगी, संयुग्मन अवस्था। और संयुग्मन अवस्था आते ही कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग। अब यदि किसी व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न हो गया तो उसकी बाल्यावस्था में क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में असक्षम होगी, उसके कारण उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है आपके पास, यदि उत्पन्न होने वाली संतति है या जो व्यक्ति है वो कौन सी अवस्था में होगा, कौन सी अवस्था में हो, विषम युग्मजी अवस्था में हो। विषम युग्मजी अवस्था में आते ही, विषम युग्मजी अवस्था में आते ही उसकी कुछ आरबीसी बाइकोन क्या होगी, तो कुछ कैसे होगी बेटा, सिकल सेल से। अब विषम युग्मजी अवस्था में कुछ आरबीसी सिकल से और कुछ आरबीसी कैसे होती है, बाइकोन के हो। ऐसे व्यक्तियों को एनीमिया से वो ग्रसित होते हैं क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आरबीसी नहीं होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को एक बेनिफिट भी होता है। बेनिफिट क्या होता है, तो अफ्रीका जैसे देशों में मलेरिया एक सामान्य रोग है। मलेरिया किसके कारण उत्पन्न होता है, मादा एनाफिलिस मादा एनाफिलिस मच्छर तो यहां किसका कार्य करता है, वहां का, किसके द्वारा बेटा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा। अब
सर्वाइवल। अब जिन व्यक्तियों के आरबीसी सामान्य प्रकार की है कौन की बात करती है, उनमें ये प्लाज्मोडियम आसानी से सर्वाइवल करके उनमें क्या उत्पन्न कर देता है, मलेरिया रोग उत्पन्न कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया के क्या है, बाहर है या विषम मध्य अवस्था में है, उन व्यक्तियों की आरबीसी बाइकोटिक भी होती है और साथ में कैसे होता है, सिकल सेल भी होती है। अब सिकल सेल जो आरबीसी है उनके अंदर प्लाज्मोडियम क्या नहीं कर पाता है, जीवन यापन नहीं कर पाता या सर्वाइवल नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये व्यक्ति जो सिकल सेल एनीमिया का वाहक होता है वे व्यक्ति किससे ग्रसित होते हैं, मलेरिया से ग्रसित नहीं होते। एचबी जो जीन है वो आरबीसी का नियंत्रण करने, आकृति का नियंत्रण करने के साथ साथ बेटा किसका, मलेरिया के संक्रमण का भी क्या कर रहा है, नियंत्रण, यानी कि एक से अधिक लक्षणों क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। ऐसा जीन जो एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण कर रहा है उसे अपन कौन सा जीन कहते हैं, प्रभावी जीन। और इस प्रकार की वंशानुगति क्या कहते हैं, सॉरी इस प्रकार की जीन को कहते हैं बहुप्रभावी जीन, और इस घटना को इस वंशानुगति क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता। थैंक्स।